कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम पढ़े थे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट? तो आज हम सॉल्व करेंगे उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.4। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय Vx इज इक्वल टू kx²/2। Particle executing simple harmonic motion. About simple harmonic motion you will study in detail in chapter number 14. चैप्टर नंबर 14 में आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ोगे। पर अभी आप लोगों को समझना है कि जो भी पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ kx²। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है। जनरली टेक्स्ट बुक में पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट किया गया है। हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं U इज इक्वल टू हाफ kx²। ठीक है, वेयर K इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर। स्प्रिंग के केस में K बनता है स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे K बन रहा है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर। K की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 न्यूटन मीटर इनवर्स, राइट? द ग्राफ ऑफ Vx वर्सेस X is shown in figure. The graph of Vx versus X is given so that the particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches X is equal to plus or minus 2 मीटर। मतलब जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी दे दी गई है। टोटल एनर्जी क्या है? 1 जूल। टोटल एनर्जी दैट इज 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस X इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 मीटर। तो ये चीज़ कब बनेगी? पहले तो मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस दैट इज हाफ kx²। तो ये हो गया टोटल एनर्जी का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी है? An oscillating particle must turn back when it reaches X is equal to plus or minus 2 मीटर। तो पार्टिकल टर्न बैक कब करेगा? An oscillating particle turns back An oscillating particle turns back when its instantaneous velocity is 0। कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? ऑसिलेट कर रहा है तो वो उस पोजीशन से वापस कब आएगा? जब उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी, नहीं तो और आगे बढ़ता जाएगा। एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल टर्न्स बैक व्हेन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0। इट मीन्स पार्टिकल विल टर्न बैक एट सच अ पोजीशन X where V is equal to 0। पार्टिकल वापस आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। वहाँ से वो फिर से वापस। तो टोटल एनर्जी क्या बन रही? 1 जूल। टोटल एनर्जी 1 जूल के लिए पार्टिकल मान लो इस पोजीशन से वापस आ रहा है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। और x की ये वैल्यूज हमें निकालनी है, माइनस ए प्लस ए। मतलब एम्पलीट्यूड, जिसके बारे में आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 14 में, ऑसिलेशन पढ़ेंगे तभी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब होगा, थोड़ा बहुत हमने वैसे भी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में भी, सिंपल पेंडुलम के लिए। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0, ठीक है? और मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। स्प्रिंग वाले केस में भी हमने ऐसा ही दिया हुआ है। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होती है, तब उसके पास सबसे ज़्यादा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0।
फिर जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0, और उसके पास स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी यहाँ पे, एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल टर्न्स बैक व्हेन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 तो v0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी क्या दी गई है 1 इज इक्वल टू 1/2 के की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर, 0.5 दैट इज 1/2, 1/2 इंटू 1/2 4, 1/4, 4 सामने जाए तो बनेगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर x इज इक्वल टू +or-2, यस और +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, सो x शुड बी +or-2। तो ऐसी दो पोजीशन बनेगी, एक तरफ पॉजिटिव +2, एक तरफ नेगेटिव -2। तो यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल टू +2। So that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to +or-2। तो हमें पता चल गया जब एम्पलीट्यूड x is equal to +or-2 मीटर होगा, ठीक है, तो पार्टिकल उस पोजीशन से वापस आ जाएगा, क्या ठीक। एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल टर्न्स बैक व्हेन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी +or-2 मीटर पे, और वहाँ से वो वापस आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.4। लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल 6.8। To simulate car accidents, auto manufacturers study the collisions of a moving car with a mounted spring of different spring constants। ये चीज़ें अगर आप लोगों को कार में इंटरेस्ट होगा तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, वीडियोस वगैरह देखे होंगे, टीवी में देखा होगा। कार को रेटिंग दिया जाता है उसके सेफ्टी फीचर्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो एक्सीडेंट जब होता है, ठीक है, तो कार कितनी सेफ है उसके अकॉर्डिंग उसको रेटिंग दिए जाते हैं। तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल किया जाता है। टू सिमुलेट अ कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन्स ऑफ अ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स। ये एक स्मूथ सरफेस हम कंसिडर कर लेते हैं, एंड हियर car is attached to the spring like this, and another end of the spring is attached to the wall. Spring constant of the spring, that is K. Suppose this is the equilibrium position, यहाँ स्टार्ट किया था, और कार जाके स्प्रिंग से टकराई, मतलब कार का मोशन कुछ इस तरफ है, ठीक है। तो कार कुछ इस तरफ जा रही है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो Fs कुछ इस तरफ होगा, यस और स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। कंसिडर अ टिपिकल सिमुलेशन विथ अ कार ऑफ मास 1000 kg। मास हमें दिया गया है m इज इक्वल टू 1000 kg, मूविंग विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्मूथ रोड दिया हुआ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करना है। एंड कोलाइडिंग विथ अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। K इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻³ Nm इनवर्स, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन
ऑफ द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वी वांट टू फाइंड। मान लो कि इतनी रफ्तार से ये कार टकरा स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई, यहाँ पे थी, कार आगे गई, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हुई। सो दैट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग दैट इज XM एंड दैट आई वांट टू फाइंड। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सुनो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर E इज इक्वल टू हाफ mv²। इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। इतनी रफ्तार से कार चली और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x क्या हो जाएगा, 0। तो E इज इक्वल टू हाफ mv², राइट, इक्वेशन नंबर 1। क्या ठीक? अब आगे बात करें तो ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी तब क्या होगा भाई, उसके बाद तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी नहीं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम x की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। x की वैल्यू मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू हाफ के x²। अगर x मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, 0, बिकॉज टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट in the absence of non-conservative force. In the absence of non-conservative force, this total energy should remain constant. तो अगर ये मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 18 किलोमीटर पर आवर। तब स्पीड जो हो सकती थी उसने लगा दी 18 किलोमीटर पर आवर, तब स्पीड है उसके पास। और पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कंसिडर करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, 0। ड्यूरिंग द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, kinetic energy will be converted into potential energy, yes or no? जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि कार टकराने के बाद स्टॉप हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। तो वो एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई, इसने जो एनर्जी दी किसको दी, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग ने वो एनर्जी स्टोर की किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो हियर इन दिस केस टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, कितनी, हाफ के XM²। यस सर, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, XM, हाफ के XM²। देयरफॉर E इज इक्वल टू हाफ के XM², इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता, अगर यहाँ पे स्मूथ रोड नहीं दिया होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होती, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो E इज इक्वल टू के प्लस यू, E इज इक्वल टू के प्लस यू कॉन्स्टेंट नहीं होता। क्या ठीक? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ के XM²। ये सुन, हमें क्या क्या निकालना है बोले, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, वही निकालना है। तो हाफ ने हाफ को मार दिया। ये सुन, अब यहाँ से XM² को सब्जेक्ट बनाऊँ, मैक्सिमम कंप्रेशन में हमारा इंटरेस्ट है, दैट इज
mv²/k। यस सर, m कितना है 1000 kg। यस सर। ओके, स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। चलेगी क्या? नहीं चलेगी। किस में कन्वर्ट करना होगा? SI यूनिट में। तो किलोमीटर पर आवर को SI यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा? 18 × 5/18 इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। यस सर। चलो, तो v मिल गया 5² दैट इज़ 25। k की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है? 6.25 × 10⁻³ 10⁻³ ने 10⁻³ को मार दिया। 5² दैट इज़ 25। 25/6.25 करो, 25/6.25 तो xm² बनेगा, ये बनेगा 6.25 4 जा 25 तो ये बना 4। देयरफॉर xm इज इक्वल टू 2 मीटर। xm इज इक्वल टू 2 मीटर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या बनेगा? 2 मीटर। तो हमें वही निकालना था, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग दैट इज 2 मीटर। यहाँ पे हमें xm निकाला है, वो क्या है? डिस्टेंस, कितना कंप्रेस हुई, इसलिए मैंने लिखा है 2 मीटर। फिर आप लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करो तो यहाँ पे 0, इस तरफ -2, इस तरफ +2, वैसा लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम कंप्रेशन, कितना डिस्टेंस आगे गया, कितना कंप्रेस किया, तो वो क्या बना? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें कहाँ में लाना है? पॉजिटिव में। तो xm इज इक्वल टू +2 मीटर। इतना स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी। देखो एग्जाम्पल 6.8 में हमने फ्रिक्शन कंसिडर किया नहीं है, इसीलिए टोटल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट। इसीलिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो इसका सॉल्यूशन कुछ अलग होता, ये मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू कुछ अलग होती। 2 मीटर नहीं होता, उससे कुछ कम कंप्रेस होता, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। स्प्रिंग तो फोर्स लगा ही रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कार के ऊपर, और कौन फोर्स लगाता? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी मोशन का अपोज करता है, तो कंप्रेशन इतना हो पाता नहीं। क्या ठीक? दूसरी चीज़ हम क्या कंसिडर करते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 ले लेते हैं, ठीक है, वो हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एजम्पशन लेके चलते हैं और हमें मिलता है मैक्सिमम कंप्रेशन 2 मीटर। हाँ, आंसर यही बनेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हम अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे हमने फ्रिक्शन क्या लिया हुआ है? 0। फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो कंप्रेशन मिलेगा, पर कंप्रेशन इससे कुछ कम मिलेगा। कैसा होगा जानना है? तो उसके लिए हमें एक और एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 6.9 सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो। चलो, अब एग्जाम्पल 6.8 समझ में आ चुका है, तो एग्जाम्पल 6.9 थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा देते हैं। क्या बोला है एग्जाम्पल 6.9 में? कंसिडर एग्जाम्पल 6.8 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब फ्रिक्शन कंसिडर करना है, म्यू टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो सिचुएशन तो वही रहेगी, पर सिर्फ फ्रिक्शन कंसिडर करना होगा। अब हमें सिर्फ फ्रिक्शन नहीं, जो फ्रिक्शन हमने 0 लिया था उसे कंसिडर करना है। तो ये बन गई स्प्रिंग जो कंप्रेस हो चुकी है, क्या ठीक? ये हो गई कार जिसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे लग रहा है mg, क्या ठीक? ये मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, x इज इक्वल टू 0। क्या ठीक? मैक्सिमम कंप्रेस कितनी हो गई? मान लो xm, वही निकालना है। अब इस केस में कितना कंप्रेशन होगा हमें मालूम है, लास्ट टाइम जितना कंप्रेस हुआ होगा उससे कम ही होगा, और लास्ट टाइम हमें xm की वैल्यू क्या मिली थी? 2 मीटर, तो यहाँ पे उससे कम मिलनी चाहिए, क्योंकि अब इसका अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। ये सुनो, कार इस तरफ जा रही थी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्या ठीक? चलो, तो यहाँ पे हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट जीरो। अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, और जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मत लगाएं, सीधा लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि मैंने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल है। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। यस सर, जितने फोर्स लग रहे हैं उनको कंसिडर करेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग तो फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग कौन सी तरफ फोर्स लगाएगी? इस तरफ। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स तो लग रहा है, पर साथ साथ में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है। तो डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? अरे हाँ ना बोल, ठीक। देयरफॉर डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और याद कर, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट डेल्टा यू। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पर मुझे बता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन टोटल एनर्जी। डेल्टा ई इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये मिली, इसे दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। तो याद रख, व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट जीरो, व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट जीरो, एट द टाइम change in total energy is not zero. When work done by non-conservative force is not zero, delta E is not zero. याद रख, डेल्टा ई जीरो रहेगा नहीं, बल्कि डेल्टा ई क्या मिलेगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा याद रखें। हाँ, अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा है, तो चेंज इन टोटल एनर्जी विल बी जीरो। टोटल एनर्जी चेंज होगी नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी? कंजर्व। चलो, ये केस समझ में आ गया एकदम परफेक्ट। अब मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, निकाल लेते हैं यही फॉर्मूला से। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ये एग्जाम्पल 6.8 इसलिए रखा है कि क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें काम आएंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल 6.8 का सॉल्यूशन नहीं है। किसका सॉल्यूशन जा रहा है? एग्जाम्पल 6.9 का, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6.9 के लिए आगे बढ़ें तो क्या बनेगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो, डेल्टा के क्या बनेगा? के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो, के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? मुझे बता, यहाँ पे पहुँचते ही स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेस कर चुका है, कार हो जाएगी स्टॉप, के हो जाएगा जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से स्टार्ट किया था तब स्पीड क्या थी? कुछ भी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही टकराया तो कार ने एनर्जी किसको दे दी? स्प्रिंग को। तो वो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गई, वो कितनी थी? हाफ के एक्स एम स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, क्या बनेगा? हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी? यू दैट इज जीरो। चल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, कार जा रही है इस तरफ, मोशन इस तरफ, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ? अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ डी कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट डी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स एम, कॉस थीटा कॉस 180। कॉस 180 क्या बने? -1। तो ये बनेगा 1/2 के एक्स एम स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एम। अरे हाँ ना बोल, क्या ठीक? चल, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था?
फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था म्यू एन, तो ये बनेगा म्यू एन, एन बताइए यहाँ से क्या बन रहा, एन इज इक्वल टू एम जी, तो ये बन जाएगा म्यू एम जी एक्स एम। यस और नो, क्या ठीक। चलो यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लें, तो क्या बनेगा 1/2 के एक्स एम स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी एक्स एम। चलो 2 को सामने भेज दूँ, क्या बनेगा के एक्स एम स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू एम जी एक्स एम। यस और नो, क्या ठीक। चल के एक्स एम स्क्वायर एज इट इज, हमें क्या निकालना है एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर एज इट इज, इसको यहाँ पे लेके आऊँ, क्या बनेगा प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो कैसा इक्वेशन बन रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, एक्स एम स्क्वायर एक्स एम और ये कांस्टेंट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जानते हैं कैसे निकालना। ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वो बनेगा। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहले इतना लिख लो। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, ध्यान से देखो। एक्स एम के साथ जो है वो है क्या ए, ये क्या बना एक्स एम के साथ बी, और ये पूरा क्या बना सी। मुझे बता, तो एक्स एम के सॉल्यूशन क्या बनेंगे, एक्स एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही बनेगा सॉल्यूशन। बट एक्स एम क्या है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम हमारे हिसाब से लगाते हैं, पर अभी हमें क्या मिलेगा डिस्टेंस, तो वो नेगेटिव तो आना चाहिए नहीं। अगर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो हमें माइनस में आंसर तो चाहिए नहीं। बट एक्स एम इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सॉल्यूशन माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो एक ये पॉसिबल है, उस पर देख लेते हैं। एक्स एम की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए। चलो माइनस बी, बी क्या है 2 म्यू एम जी, क्या है 2 म्यू एम जी, तो ये बनेगा माइनस 2 म्यू एम जी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है 2 म्यू एम जी, 2 का स्क्वायर 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। चलो ए क्या है के, सी क्या है माइनस एम वी स्क्वायर, सी क्या है माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्या है के, क्या ठीक। यहाँ पे देखो माइनस 2 म्यू एम जी एज इट इज प्लस ये भी 4 बाहर निकाल ले, 4 का रूट क्या निकलेगा 2 अंडर रूट म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 तो बाहर निकल गया के एम वी स्क्वायर अपॉन 2k। चलो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, ये 2 गया, क्या ठीक। चलो तो एक्स एम क्या बनेगा, देयरफॉर एक्स एम इज इक्वल टू माइनस म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है भाई 0.5, एम मास क्या दिया हुआ है 1000 kg 10⁻³ जी की वैल्यू ले लेता हूँ 10, क्या ठीक, प्लस वैसे ही कैलकुलेशन इतना बड़ा है, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 0.5 इंटू 10 5 का स्क्वायर बनेगा 25, 10⁻³ का स्क्वायर बनेगा 10⁻⁶ प्लस के एम वी स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.25 इंटू 10⁻³ 6.25 इंटू 10⁻³ क्या ठीक।
इंटू m 10⁻³ v² 25, क्या ठीक, अपॉन k 6.25 इंटू 10⁻³ चलो तो ये बन गया -5 इंटू 10⁻³ प्लस √25 इंटू 10⁻6 प्लस 25 इंटू 6.25 करो तो ये मिलेगा 156.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 अपॉन 6.25 इंटू 10⁻³ चलो 156.25 प्लस 25 करो, 10⁻6 कॉमन निकल जाएगा तो और उसका रूट निकालो, क्या बनेगा -5 इंटू 10⁻³ प्लस बनेगा 13.46 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.25 इंटू 10⁻³ चलो 13 - 5 करो, क्या बनेगा 13 - 5 8, तो ये बनेगा पॉजिटिव वैल्यू 8.46 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.25 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ने 10⁻³ को मार दिया, 8.46 अपॉन 6.25 करो तो xm मिलेगा 1.35 मीटर, क्या मिलेगा 1.35 मीटर, क्या ठीक। मुझे बताओ लास्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 6.8 में xm की वैल्यू क्या मिली थी 2 मीटर, यहाँ पे कंप्रेशन क्या मिला मैक्सिमम कंप्रेशन 1.35 मीटर, क्या ठीक। तो कंप्रेशन कम हो गया किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि उसने भी अपोज किया, स्प्रिंग ने भी अपोज किया, तो मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेस कितना हो 1.35 मीटर। ओके, तो दोनों ही एग्जाम्पल 6.8 और 6.9 हमने कर दिए हैं, अच्छे से कर दिए हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लिखना है, लिखने के लिए समय मिलेगा, पर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।